सर, और हम दोनों शो में डिस्कस कर चुके हैं आपके सामने कि ईरान इज नॉट पाकिस्तान। ईरान को ना आप खरीद सकते ना ईरान को किराए पे ले सकते हैं। वो लड़ते 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 एक दिन खत्म हो जाएगा। ईरान झुकने वाला मुल्क नहीं है। अच्छा है बुरा है बात की बात है, ईरान झुकेगा नहीं। पाकिस्तान की तरह नहीं है कि मुंह पे $4 मारे और जमीन पे लेट गया। तो लोगों को पता है कि अगर ईरान डूबेगा तो सबको लेकर डूबेगा। जैसे हॉर्मुज की बात कर रहा है वो, ईरान बिना लड़े बिना नुकसान पहुंचाए जमीन पे नहीं गिरेगा, ये बात तय। ये इसलिए बाकी के मुल्क ये भांपते हुए कि सबको लेके डूब सकता है, इसलिए अपनी तैयारियां तो रखो, इसलिए किया जा रहा है ये। और युद्ध के बीच ईरान का बहुत बड़ा दावा इजराइल पर। यमनी लड़ाकों ने बोला हमला। यमन से इजराइल की तरफ दागी गई मिसाइलें, ईरान के समर्थन में यमन से मिसाइल अटैक। मुझे लगता है पीके श्रीवास्तव सर कि ये असल में ये बता रहे हैं कि नहीं हम तुम्हारे साथ हैं, 1-2 मिसाइलें तो मार दो, कहने के लिए रहेगा कि हमने देखो तुम्हारा साथ निभाया था। इतना उसने दिया है इनको, तो कुछ नमक हलाला तो करना पड़ेगा। तो 2-4 मिसाइल मारने में क्या है, उनको पता भी है कि ये रोक लेंगे। ये भी पता है कि हमारे ऊपर काउंटर अटैक नहीं हो, लेकिन हाँ वो नमक हलाला करना पड़ता है। ये उस हवाले से लीजिए। आपने बहुत अच्छा टर्म इजाद किया है सर। पहले ये नमक हलाल होता था, अब आपने हलाला जो इसके साथ जोड़ा है ना, अब नमक के पैकेट भी कांप रहे हैं कई जगहों पर। लेकिन ये जो ये सर यमन ने ये भी कहा था कि देखिए लाल सागर में हम क्या करते हैं और किस तरीके से हम वहां जो अमेरिकी बेड़े हैं उन पर हमले करेंगे। ये मुंह ज्यादा चलाया जा रहा है, ये करेंगे भी ज्यादा। आपने हमेशा देखा है कि जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं और जितने भी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस है, वो बातें ज्यादा आपको ऐसा डराएंगे। वो कहते हैं डर के अगर मान गए तो ठीक है। वो आपने देखा नहीं, अगर आप पास आए तो मैं आपको घूसा मार दूंगा। घूसा मारने की ताकत नहीं है, विचार है। ये वो हिसाब किताब है। यमन में कौन है? हुथी बैठे हैं। हाँ भाई, ये हुथी मार रहे हैं। हुथी जब मिसाइल इसराइल पे मारेंगे तो सऊदी की जमीन के ऊपर जाएगा। और कल परसों हमने आपसे ये बोला था कि हो ना हो सऊदी अरब कभी भी इस लड़ाई में कूद सकता है। आपने कहा हमारी बात हुई थी। ये वही चीज है कि अगर ये ज्यादा मिसाइल मारेंगे, कहीं ना कहीं सऊदी अरब की एयरफोर्स आएगी और इनको ठोकेगी और इनको बैलिस्टिक मिसाइल से इनकी मिसाइल और ड्रोन भी हवा से उड़ाएगी। सॉरी, एयर डिफेंस जो सिस्टम है सऊदी में। दिनेश, अब मुझे एक बात और आ रही है, एक प्रेडिक्शन और आगे आया, आप कह दीजिए। बोलिए। कि सऊदी अरब कूदेगा इस लड़ाई में। सऊदी अरब भी इस लड़ाई में बहुत जल्द शामिल होगा, आज ये एक्सपर्ट कह रहे हैं। प्रतिशोध में कहते हैं आगे होता हुआ दिखाई देता है। आज ये भी नोट कर लीजिए, देखते हैं क्या होता है। इजराइल का ईरान पर बड़ा हमला, 20 फाइटर जेट से सबसे बड़ा अटैक। करमनशाह हमदान में अफरा तफरी। तेहरान में भी इजराइल की एयर स्ट्राइक। ये देख लीजिए, तेहरान में तो एक जेल है एविन, वहां कहते हैं खामेनेई के सारे विरोधी बंद किए जाते हैं। वहां पे भी हमला करके गेटों पे कहा निकल जाओ भाई तुम लोग। वहां एक घड़ी लगाई हुई है सर, जिसको इजराइल के डिस्ट्रक्शन की घड़ी कहा जाता है। शब्द से लोग डर जाते हैं। हाँ, ये घड़ी मोरा दिल धड़के वाला जो है, एक घड़ी वो बाघेरी को भी दी थी यहाँ मुनीर ने, उसका भी यहाँ एक घड़ी बनाई भाई लोगों ने। खामेनेई ने कहा कि 15 सालों में देखिएगा आप इजराइल तबाह हो जाएगा। ये 2015 में कहा, तो 2021 में भाई लोगों ने घड़ी बना दी यहाँ, इजराइल के डिस्ट्रक्शन की घड़ी, जो काउंटडाउन लगाए हुए हैं कि 2040 तक इजराइल साफ। इतनी अगर आप दुश्मनी रखते हुए किसी को पोर्ट्रे करके बताएंगे कि हम तुम्हारे इतने बड़े दुश्मन हैं, तो इजराइल तो अभी तक बेचारा फिर भी बहुत सहता चला गया। नहीं, इन लोगों ने यही करा है। इजराइल को मार देंगे, यहूदियों को मार देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे और तुम्हारी नस्लें बर्बाद कर देंगे। एक बम मारा, फिर बोला यार ये तो बड़ा गलत आदमी है इजराइल, ये तो बहुत मारता है। अरे तुम जहर उगलते हो तो मारेगा ही तुम्हें, जब तुमने दुश्मन करार दे दिया। ये जो आप बात कर रहे हैं ना इसकी, ये जो अभी आपने न्यूज पढ़ी, यहाँ पे हर जगह बम मारा, उनकी एयरफोर्स गई और एयरफोर्स ने तेहरान में और दीगर शहरों में उन्होंने मिसाइल मारी, बॉम्ब मारे अपनी एयरफोर्स से। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि वो ईरान की काबिल एयरफोर्स, जिसके कसीदे पढ़े जाते थे कि ईरान की एयरफोर्स है और आएगी धुआं धुआं कर देगी, आपने सुना एक जहाज नहीं उड़ा उनका? एक जहाज। वो एयरफोर्स है कहां पे ईरान की? सर वो वाले अगर वो उड़ा देंगे फाइटर जेट जो रखे हुए हैं, 80 के दशक के फाइटर जेट जो इनके पास थोड़े बहुत हैं, तो वो उनके कलपुर्जे उड़ते हुए ज्यादा दिखेंगे बजाय इसके, तो वो उड़ा के रिस्क कैसे ले लें? इनको डाउट है कहीं इजराइल तक पहुंचे ना पहुंचे, कहीं बीच में पता लगा सऊदी अरब में गिर गए, इराक में गिर गए कहीं पे। गौरव सचमुच नहीं पहुंचेंगे, रेंज नहीं है जी, वहां पहुंचेंगे नहीं। लेकिन एक बात और है, जो इन्होंने अभी उड़ाया ना वो जगह कुर्रम वरा क्या, जी, वहां सारे इनके फतह मिसाइल्स हैं। ये जो मारा है इस बार, ये बहुत बड़ी बात है। रनवेज को खत्म कर दिया, जो भी छोटे मोटे बेचारे थे उड़ नहीं पाएंगे। हेलीकॉप्टर्स खत्म कर दिए, मिसाइल लॉन्चर खत्म कर दिए, और मिसाइल लॉन्चर खत्म किए, अब मिसाइल्स भी खत्म कर रहे हैं। अगर मिसाइल्स खत्म हो गई, इनके पास उस रेंज की मिसाइल्स उड़ी है ना, उसमें से बाकी गंवा दी। अब 200-250 बची होंगी, उसमें मार दिया, पता नहीं कितने चले गए। तो ये बहुत बड़ी खबर है। ये जो मारा है, इजराइल क्या कर रहा है,
चुन चुन के इनके जो भी फैंग्स हैं, हम बोलते हैं ना जो फैंग्स हैं, उसको कट कर रहा है एक के बाद एक। जहर के सारे दांतों को तोड़ा जा रहा है और ये चुन चुन कैसे, तो मेरे को धर्मेंद्र पाजी भी थोड़ी देर के लिए याद आ गए। ईरान के 6 एयरपोर्ट पर इजरायली हमला, ईरान के 15 फाइटर जेट तबाह, ईरान के F-14, F-5 फाइटर प्लेन्स को भारी नुकसान, बैलिस्टिक मिसाइल का इंजन बनाने वाली फैक्ट्री पर बमबारी। ये देखिए, यही कहा जा रहा था। ये थोड़े बहुत जो जमीन पर सैटेलाइट से जब देखते हैं आप, तो नक्शे के तौर पर जहां भाई लोगों ने थोड़े बहुत अपने प्लेन खड़े हो, देखो मेरा प्लेन खड़ा है, तो उसको भी उड़ा दे रहे हैं ये। खड़ा तो रहने दो, चल तो वैसे ही नहीं पाएगा। कई जगहों पे लगा दिए जाते हैं ना चौक चौराहों पे इस टाइप से कि ये था, पहले लड़ता था। स्टैटिक डिस्प्ले। इनके पास है कौन से वाले फाइटर जेट्स वैसे सर? F-14 अच्छा, पुराने। एक्चुअली इनके पास जो जहाज जितने भी हैं वो शाह के जमाने के हैं और इतने पुराने 79 से पहले वाले हैं। तो बाद में जब ये कट्टर सरकारें आई तो इन्होंने ये तय किया कि हम केवल मिसाइलें बनाएंगे, मिसाइल बनाएंगे, उस पर जोर दिया है। और मिसाइल अगर इनकी रीड है तो मिसाइल पर भी क्या हो रहा है वो भी देखिए। सारे जहर के दांत तोड़े जा रहे हैं जैसा कह रहे हैं मार्शल। और ईरान के 6 एयरपोर्ट तबाह हुए हैं इसमें, तबरीज, हमादान, तेहरान, इस्फहान, मशहद, देजफुल, ये यहाँ कहीं एयरपोर्ट हुआ करते थे वाला जब इनका नक्शा ये वाला बनेगा। ये ऑब्जेक्टिव क्या ईरान को पूरा बदल देने का, मेक ईरान ग्रेट अगेन वाली जो बात है वो होगा क्या? वही चैप्टर है। देखिए मैं आपको बताऊं, चाहे ये लोग पीट हेग्सेथ मना कर ले, मार्को रूबियो मना कर ले, तुलसी गैबार्ड मना कर ले, सच बात तो ये है कि ट्रंप के मुंह से बात निकल गई, मेक ईरान ग्रेट अगेन। और जब तक जो हम बात करते हैं इंटेंट और कैपेबिलिटी की, कैपेबिलिटी तो आपने फोड़ दी उनकी। आपने उनके न्यूक्लियर पे बम मार दिया, आपने उनके बैलिस्टिक मिसाइल, उनके एयरक्राफ्ट सब में बम मार दिया। अब इंटेंट की बात है, नियत। ईरान की नियत कैसे काटोगे? जब तक इनकी लीडरशिप चेंज नहीं होगी, इनकी नियत नहीं कटेगी। नियत इंसान बांधता है, नियत हथियार नहीं बांधते, नियत इंसान बांधता है। ये इंसानों को निपटा रहे हैं, ये स्टोरी है यहाँ पे। ये जो कह रहे हैं कि ट्रंप के मुंह से निकल गया, हो सकता है अभी उसका टाइम नहीं रहा हो, लेकिन वो आके बोल गए मेक ईरान ग्रेट अगेन। और ग्रेट अगेन मतलब उनकी निगाहों से ग्रेट। तो कैसा होगा समझ लीजिए। इजराइल का ईरान पर मिसाइल से हमला, इजरायली डिफेंस सिस्टम ने उड़ाई मिसाइल, ये देखिए जरा। लेकिन इसके बीच में एक बात मैं और करना चाहता हूं, अगर वाकई इन्होंने उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को वाकई तबाही कर दिया, इनके जो बॉम्बर आए थे अमेरिका के, तो इजराइल फिर से फोर्डो पे हमला क्यों कर रहा है? आज फिर हमला किया है फोर्डो पे। ऐसा है, फोर्डो पे जो हमला किया है अब ऊपर वाले का सॉर्ट आउट करना है। नहीं सर, वो ये बता रहे हैं कि B-2 बॉम्बर जहां पे छेद करके गए थे ना, वो बड़ा बड़ा जो काला काला से दिख रहा है, और डाल दिया, उसी में और डाला है। ये तो कहते हैं मैंने मारा, जैसे आपने किसी को मार दिया, उसके बाद भी गोली मारते रहते हैं। को भाई पूरा श्योर कर लें, क्योंकि बीच में कहते हैं हमारा कुछ नहीं गया, अच्छा लो अब जाएगा। और ये जो आपके जो रनवे चले गए हैं, इससे इनकी वो ड्रोन जाते थे लॉन्ग रेंज वाले, उनके टेक ऑफ के लिए तो कोई रनवे चाहिए। हाँ, ड्रोन के लिए तो चाहिए। ड्रोन की तो उन्होंने पूरी फ्लीट दिखाई थी, कितने सारे ड्रोन हैं। अब वो कैसे उड़ेंगे? ये भी इनहिबिशन किया है। और अब अगर आप कह रहे हैं, मैंने ये अभी देखा नहीं था, अगर ये वाली बात है, कुछ छेद के अंदर डालते जा रहे हैं। जैसे कई जगहों पे कि अगर भाई ये जो आपके स्ट्रिप्स बनाए गए हैं जहां से फाइटर उड़ेंगे, अगर नहीं कर पाए काम, हमला हो गया, तो इनको एक काम करो, हाईवे से उड़ा दो। तो ये क्या भाई लोग अपना ड्रोन कहीं हाईवे से भी उड़ा सकते हैं? उड़ा सकते हैं अगर उनको क्लियर हाईवे मिल जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से इजराइल ने पूरी एयर सुपीरियरिटी हासिल कर लिया ईरान के ऊपर, अगर इनको पता लग गया जहां पे ड्रोन है, ड्रोन के अंदर ही मिसाइल जाएगी। क्योंकि पूरे समय तो अब इजरायली जो है ना, वो पिकनिक मना रहे हैं ईरान के आसमानों के ऊपर। उनको कोई थ्रेट है ही नहीं, क्योंकि आपका एयर डिफेंस पूरा खत्म कर चुके हैं, एयरफोर्स आपकी टेक ऑफ नहीं कर रही है, ड्रोन आपके जमीन पे हैं, तो इजराइल के लिए तो खतरा ही नहीं। देखो 125 एयरक्राफ्ट आए थे मिडनाइट हैमर में, 125 एयरक्राफ्ट से ज्यादा आए, वहां पे उड़ के चले गए। भाइयों को पता ही नहीं लगा कि अमेरिकन कब आए, कब मारा, कब चले गए। और वहीं पे जहां पे हवन कुंड बनाया, उसी में अब इजराइल सामग्री डाल रहा है कि चलता रहे वो। ये बात अच्छा शब्द है, हवन कुंड में सामग्रियां अभी और डाली जा रही है उसी जगह पर जहां पर वो कुंड बना गए हैं बॉम्बर्स। आगे देखिए, IRGC के हेडक्वार्टर पर इजराइल का अटैक, कारज में इजराइल ने किया जबरदस्त हंगामा, माफ कीजिए हमला, धुआं हो गया IRGC का। ये IRGC के तो ऐसे पीछे पड़े हैं, उनके इंटरनल सिक्योरिटी, उनका वासिज, ये सब जगह पर IRGC जहां दिख रहा है वहां फोड़े पड़े हैं। उसका कारण है बहुत बड़ा। IRGC क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक IRGC इज डायरेक्टली अंडर द सुप्रीम लीडर। IRGC इनके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के खाके में नहीं आता है। IRGC जो है, यानी कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, जिसका एक जमाने में कासिम सुलेमानी, जिसका मैं अभी आपको रेफरेंस दे रहा था, जिसको मार दिया था, वो इसका चीफ था। तो ये जो है, ये डायरेक्टली खमेनेई के अंडर आते हैं। इसका एक बहुत बड़ा भौकाल है।
इनका ईरान की पॉलिटिक्स, ईरान की मिलिट्री पे एक वर्चस्व है। तो जब आप आईआरजीसी को मारते हैं, आप खमेनेई को मारते हैं, इसलिए आईआरजीसी को मारना और इंपॉर्टेंट। दिनेश, और मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं, आईआरजीसी जो है 79 के बाद आई है रेवोल्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर में नाजीज के पास एसएस कैप्टन होते थे, एसएस मेजर होते थे। तो ये समझ लीजिए कि उनकी सेना के अलावा ना ये उनकी धार्मिक सेना है। हाँ। ये उनका ये जो थियोक्रेसी है उसकी एक सेना अलग से है, इसीलिए इसको अलग से टारगेट किया जा रहा है। ईरान को कई देश एटम बॉम्ब देने के लिए तैयार हैं। अगली खबर देखिए, रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव का दावा। रूस के सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष मेदवेदेव ने कहा, प्रेसिडेंट के पुतिन के सबसे करीबी मेदवेदेव ने कहा, ईरान की एटमी साइट्स पर यूएस के हमले के बाद कहा कि हम न्यूक्लियर वॉर हेड कोई भी दे सकता है हम में से। ये कहा तो जा रहा है, लेकिन ये कहने तक ही सीमित रहेगा। प्रतिशोध कल इस बारे में बात कर चुका है, कहीं मूड बदल तो नहीं जाएगा मेदवेदेव का? एक दे देते हैं चलो, हैं? कभी नहीं। अगर आपने ऐसा कर दिया, अगर कर दिया रशिया ने और ईरान को न्यूक्लियर वॉरहेड दे दिया, तो भाई साहब चाइना पीछे हट जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, अमेरिका कुछ करे ना करे वो बात की बात है, सबसे पहले चाइना अपना हाथ झाड़ेगा, बोलेगा भाई साहब कल से यू आर ऑन योर ओन, तुम अपना मैं तुमको नहीं जानता। नहीं, तुम अपना खाओ, अपना बिल दो भैया। क्योंकि देखिए एक ऐसी न्यूक्लियर बात है जिसमें, ठीक है पाकिस्तान बिक गया, AQ खान उनका बिक गया, वो कोई बात नहीं है, लेकिन ये बड़े देश केयरफुल रहते हैं। इवन नॉर्थ कोरिया, दे आर एक्सट्रीमली केयरफुल। तो ये मेदवेदेव का एक डेस्परेशन वाला बयान है, और मुझे नहीं लगता कि रशियंस को ऐसा बयान देना चाहिए कि हम किसी को न्यूक्लियर वेपन दे देंगे, वो भी ईरान जैसे रोग स्टेट को। अमेरिकी हमले के बाद ईरान के समर्थन में क्या कहा गया? ईरान को मिला रूस चीन का समर्थन। पुतिन के साथ मीटिंग करने पहुंचे ईरान के विदेश मंत्री। ईरान ने कहा इन हालातों में रूस ईरान का करीब आना बेहद जरूरी। अब आप जो ये कह रहे हैं, एक तरफ वो स्टेटमेंट कि हम दे सकते हैं न्यूक्लियर, या कोई भी दे सकता है हम में से जो साथ खड़े हैं, और साथ में ये कहना कि हमको चीन के साथ, दोनों को साथ में आना बहुत जरूरी। देखिए साहब, सिंपल सी बात है, चीन को आज की फिक्र क्या है कि अगर हॉर्मुज ब्लॉक हो जाता है तो हमारे बिजनेस में क्या फर्क पड़ेगा। दूसरी चीज, जो चाइना ने इन्वेस्टमेंट बात करी है ईरान के अंदर, जो कह रहा है कि 400 अरब डॉलर के जो उसने MOU साइन करे हैं, उसका क्या होगा? ईरान के तेल क्या क्या होगा? देखिए चाइना की यह फिक्र है, चाइना की यह फिक्र नहीं है कि ईरान में हो क्या रहा है, यानी कि जो ईरान में हो रहा है उसके बाद नतीजे क्या हैं, उसकी चाइना को फिक्र है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है, अब जैसे इन्होंने कहा कि किसी भी समय स्पाइरल ऐसा भड़केगा, इसका हाथ से बाहर चले जाएगा कंट्रोल, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, चीन कह रहा है। चीन जो कह रहा है, उसके चीन के इतने इंटरेस्ट वहां पर हैं कि चीन कुछ भी नहीं करेगा। चीन सिर्फ इस वक्त भपकी इसलिए दे रहा है कि फर्दर मत मारो, अब इसको यहां रोक दो, आगे मारने की जरूरत नहीं है, और इस युद्ध को सिर्फ बाइपोलर रहने दो। मतलब इट इज बिटवीन ईरान एंड इजराइल। रूस भी नहीं आने वाला, मैं बिल्कुल आंकड़े से एकदम सहमत हूं, कोई नहीं आएगा इसमें, क्योंकि किसी का इसमें भला दिखता नहीं है। और जहां तक परमाणु बम की बात है, अरे वो कौन किसको देगा? वो दे दिया तो आपने हंगामा क्रिएट कर दिया, यू क्रिएटेड अ डिफरेंट काइंड ऑफ समथिंग लाइक दिस। आपकी चादर है, आपने बीच में बम रख दिया, चादर का क्या होगा? चादर का क्या होगा? लेकिन सर हॉर्मुज के अगर चोक कर दिए जाने की वजह से ये चिंता है, तो हॉर्मुज के चोक करने से होगा क्या, और क्या चीन की सबसे बड़ी चिंता है? ये देखिए जरा, अमेरिकी हमले के बाद ईरान का बड़ा फैसला, हॉर्मुज स्ट्रेट, जिसको आप हिंदी में जल डमरू मध्य भी कहते हैं, उसको बंद करने का प्रस्ताव ईरान की संसद में प्रस्ताव पास किया गया। ऑयल एंड गैस की सप्लाई पर बहुत असर पड़ेगा। ये कहा जा रहा है कि भारत में जो आप पेट्रोल डला रहे हैं, ये $125 के आसपास पहुंच सकता है, और क्रूड ऑयल की प्राइस पहुंच सकती है $80 पर बैरल, या इससे ज्यादा हो सकता है इसका दाम। चीन की मेन चिंता यह है कि उसका ज्यादातर, उसकी इकोनॉमी को चलाने वाला जो तेल है वो हॉर्मुज से ही आता है। अब ये अगर ऐसा है तो कि ईरान चीन को तेल लेने भेजने वाला है क्या? नहीं, अब देखिए बात यह है कि इसमें अब चाइना के पास दो सूरत हैं, ठीक है। अब देखिए जिस तरीके से सऊदी अरब का है, अगर हूथी वहां पे एक्टिव होते हैं तो सऊदी अरब को भी मुश्किल होगा तेल बेचना, चाहे इधर से बेचे चाहे उधर से बेचे, नंबर 1। नंबर 2, इसका मतलब चाइना और रूस और पास आएंगे, क्योंकि रशिया जो है इट इज अमंग द चीफ सप्लायर ऑफ ऑयल टू चाइना। फिर चाइना बोलेगा कि अपनी जो सप्लाई चेन है उसको डाइवर्सिफाई करो। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे खेल में ईरान का सिर्फ एक गेम है, और ईरान का यह गेम है कि इतना रायता फैलाओ, इतनी मुसीबतें करो कि दुनिया इजराइल और यूएस के ऊपर दबाव डाले और बोले कि भाई साहब हमारी इकोनॉमी आपने तबाह कर दी, देख रहे हो क्या कर रहे हो, बंद करो, ये बंद करो। इसलिए वरना देखिए ईरान से कौन तेल खरीद रहा है आज की तारीख में? ये जो बता रहा है यमन हूती विद्रोही, देखिए ये आप जरा नक्शे में स्थिति के हिसाब से भी समझ लीजिए। ये जो जल डमरू कहते हैं, डमरू बीच में सकरा होता है, दोनों तरफ चौड़ा होता है, तो ये देख लीजिए बीच की ये सक्रिय स्थिति और ये दोनों तरफ चौड़ा।
फारस और अरब सागर को फारस की खाड़ी से जोड़ने वाला ये जो स्ट्रेट है, इसको आप कहते हैं होर्मुज जलडमरू। और यहां पर यह कहा जा रहा है कि अब अगर ईरान ये फैसला ले लेता है, ईरान ने अगर ये फैसला लिया है कि इस जगह को चोक कर लिया जाएगा, अगर मान लीजिए यमन के जो हूती हैं वो भी इसके समर्थन में आ जाते हैं और यहां बम मारने लगते हैं, धीरे धीरे ये क्राइसिस हो जाती है, तो ये मुश्किल बहुत हो जाएगी सर। ये लेकिन ये चाइना, माफ कीजिए ईरान, उसका अगर रीजन डेट्रे यही है, इसी को बेच के खाता कमाता है, मान लीजिए उसने कह दिया कि आज से मैं नहीं बेचूंगा, तो तुम्हारी इकोनॉमी चलाने के लिए पैसा कहां से आएगा? बिल्कुल सही आपने मुद्दा पकड़ा। दूसरी बात यह है कि ये जो हमारा इलाका है, जो होर्मुज है स्ट्रेट, इसके बाद 3 लोग अधिकार है। यूए का भी अधिकार है, उधर अधिकार इसका ओमान का भी है और ईरान का भी है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से उनका सर्वस्व उनका है, उसको बंद करना उनके पार्लियामेंट ने जो बोला है, इसका मतलब यहाँ से जो होगा, जब तक तीनों में आपस में ये बंद करने का फैसला इनका जो अपना SEZ होगा वहीं तक का ले सकते हैं, वहीं तक का ले सकते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक इनका जो पानी है जहां तक, बस वहीं तक ना। बिल्कुल सही, जो नहीं इनका जो टेरिटोरियल वाटर है वहां तक ले सकते हैं। कुछ कह रहे हैं इसमें गौरव आ रहे हैं जी। मैं ये कह रहा हूं कि ईरान ने जब पिछली बार करा था, जब ईरान इराक वॉर हुआ था, सबको सबक सिखाने के लिए इन्होंने सीधा करा। देखिए नेवी उसकी ना के बराबर है, वो मेनलैंड ईरान से बैलिस्टिक मिसाइल मारता है। अच्छा। इसका यहाँ पे कायदे से तो अपना इकोनॉमिक जोन तक बंद कर सकता है वो, कायदे से। लेकिन जब ईरान बंद करेगा, ईरान बोलेगा इस पूरे इलाके में जो जलडमरू है, इस पूरे इलाके में अगर कोई जहाज कराम मिसाइल मार देंगे, कहानी खत्म। वो दादागिरी है ना, वो दादागिरी। ईरान के फैसले से एक्शन में अमेरिका, अगली खबर देखिए, अमेरिका ने कहा होर्मुज जलडमरू को बंद ना करे ईरान। अमेरिका ने चीन से दबाव डालने के लिए कहा है। अब अमेरिका चीन से कह रहा है कि तुम उसको बोलो बंद ना करे वहां। चीन का 80% जाता है। हाँ, चीन कह रहा है मैं तो यही चाहता हूं। अब मैं कहूंगा अमेरिका का नाम लेके देखो, वो भी यही चाह रहे हैं, तो ये ठीक रहेगा कि तुम ऐसा ना करो। लेकिन वही बात है, ईरान में अब बात चल रही है, मरता क्या ना करता। कुछ ना कुछ तो ईरान को रेडिकल करना पड़ेगा, क्योंकि अब IAEA का भी फैसला आ गया है, उनकी भी रिपोर्ट आ गई है कि कुछ तो भयानक हुआ है फर्डो में। अच्छा, कुछ तो खतरनाक हुआ है वहां पे। अब देखिए वो लोग एक्सेस तो दे नहीं रहे किसी को, लेकिन वहां पे कुछ गड़बड़ हुआ है। अब ये रजीम आप देखिए ना, 2-3 चीजें खमेनेई ने अपने सक्सेसर के तीनों के नाम बता दिए कि इनमें से देख लो। अपने बेटे को अलग कर दिया उसने, मुस्तफा को अलग कर दिया। तीसरी चीज है कि आपने उनके न्यूक्लियर ठिकानों पे प्रहार करा अमेरिका ने। चौथी बात है उनकी बैलिस्टिक मिसाइल, उनके ड्रोन का जो सिस्टम था, लॉन्चर थे, आपने नस्ते नाबूद कर दिया। अब ईरान करे तो क्या करे, करे तो क्या करे। और अगले 1 हफ्ते 10 दिन में जो इजराइल के ऊपर मिसाइल मार रहा है, उसका भी टेम्परेचर धीरे 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 कम हो जाएगा। और ये जो अभी अटैक हुआ है अमेरिकन बेसिस पे, अभी तक आपने देखा पिछले 8-10 दिनों से इनके प्रॉक्सीज अटैक नहीं कर रहे थे। लेकिन उस समय तक मान लीजिए, जब तक इनको ये समझ में आता है कि अब तो हमारे लिए मुश्किल हो रहा है सर्वाइवल, तब तक अगर इन्होंने होर्मुज को बंद रखा, तो क्या बड़ा आप एनर्जी क्राइसिस देखते हैं, खास तौर से एशिया में? शुरू हो गया है, हो गया है। हाँ। नहीं देखिए ऐसा है, लेकिन फिर भी हर देश के पास अपने 20-25 दिन का स्टॉक रहता है, तो ऐसा नहीं कि इमीडिएट क्राइसिस होगी। और अभी ये बंद नहीं हुआ है। मेरा आकलन ये है कि हॉर्मुज को बंद करना इनके लिए ज्यादा हानिकारक है, क्योंकि ये जो ईरान से आने वाला तेल है, एक तो ये सस्ता पड़ता था, दूसरा इसका इंश्योरेंस वगैरह में भी उतना नहीं लगता था जितना रशिया से आने वाले में लगता था। आपने सही बात कही, इसलिए ये वाली बात बढ़ गई है। अभी क्या होगा, वहां से जितने भी आएंगे शिप्स, उसमें इंश्योरेंस ऑलरेडी बढ़ चुका है, उसकी वजह से तेल का दाम बढ़ गया है। अगली खबर भी देख लीजिए, लॉन्च पैड पर ही मिसाइल पर अटैक। इजराइल ने ईरानी मिसाइल को कैसे तबाह किया। एक बड़ा विस्फोट हुआ, मिसाइल तबाह, और जब यहाँ ये तबाही हुई है तो ये लॉन्च पैड भी बचा नहीं होगा। तो न सिर्फ मिसाइल तबाह कर दी गई, लॉन्च पैड, ये देखिए, ये ऐसे लॉन्च पैड वहां स्वाहा किए जा रहे हैं एक के बाद दूसरे। और ये लॉन्च पैड अगर खत्म होंगे तो मान लीजिए मिसाइलें बची भी रह जाती हैं तो उछालेंगे किससे फेंकेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। ये लेकिन उधर से फिर भी मिसाइलें चलाई जा रही हैं। आज दोपहर तक लगातार ईरान ने इजराइल में अलग अलग जगहों पर मिसाइल वर्षा की है। देखिए ईरान दिनेश कोई बहुत छोटा देश नहीं है, बड़ा देश है, 9 करोड़ लोगों की जनसंख्या है। सिविलाइजेशनली अगर आप देखते हैं तब भी अपने आप में सक्षम देश है। लेकिन 1979 के बाद से हम कहेंगे रिलीजियस फंडामेंटलिज्म में चला गया। उसकी वजह से इस देश की जो हानि हुई है, और जो इसका वो रेडिकलिज्म आया है, और इसने 3 अपने जो उस तरह के प्रॉक्सीज क्रिएट किए इजराइल को खत्म करने के लिए, वो इसकी जो विरासत बनी वही इसके लिए सबसे घातक बनी। अब बात यह है कि ये लोग, ये देखिए एक क्षमता देखिए इजराइल की, कि लॉन्च पैड पर ही मिसाइल को देख करके मार दिया। ये बहुत बड़ी क्षमता है। अगर आप ये चाहते हैं, इसका मतलब आपका सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन कंटिन्यूअस है, आप जानते हैं कहां से लॉन्च होने वाला है,
ये समझिए आप जरा आते इसका हैं, मायना, इसका मतलब आपकी सैटेलाइट लगातार देख रही है कहां पे आपने मिसाइल तान दी है। आपके पास या तो यूए की तरफ से आप कर रहे हैं निरीक्षण, इसका मतलब ऑब्जर्वेशन ऑफ द बैटलफील्ड इज टोटल एंड कंप्लीट। ये समझ लीजिए। और यूएई को और सऊदी अरब को इस समय जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो किस तरीके से देख रहा होगा सर, वो भी बताइएगा। लेकिन ईरान ने दिखाई अपनी मिसाइल की ताकत, एक साथ उड़ती हुई दिखी मिसाइलें, बारूद के साथ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी चल रहा है, इजराइल पर अटैक कर रहा है ईरान। ये वीडियो जारी किया गया है और ये वीडियो ईरान की तरफ से जारी किया गया। जब आपको वीडियो जारी करना पड़े ना तो मुझको लगता है फिर आप असल में जारी नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वीडियो जारी करना पड़ रहा है। अपना भाई मीम बना रहा है। हमें नहीं जो कहता है कि अभी पनिशमेंट मिलेगी और रेट्रीब्यूशन होगा और ज़ायनिस्ट स्टेट को, ये देखिए ये बिल्कुल ऐसा है, लग रहा है पीआर एजेंसी ने बनाया है। और आप अगर खमेनेई का ट्विटर हैंडल देखेंगे, एक्स पे जाके देखेंगे, तब आप देखेंगे कि वो स्कल बना रहा है और वहां पे वो स्टार जो है इजराइल का जो एम्बलम है वो बना रहा है और ये मीम बना रहा है। अब ये मीम वॉरफेयर पे आ गए हैं ये लोग, मीम वॉरफेयर जी। और सबको दिखाने के लिए ये क्यों वीडियो जारी कर रहे हैं, हमने इतनी मिसाइलें मारी हैं, क्यों? अगर भाई आप ये जारी करो कि ईरान के जो एयरफोर्स है, ईरानियन एयरफोर्स तेहरान के ऊपर उड़ रही है, तब हम मानेंगे। मिसाइल तो मार सकते हो, आप मारो मिसाइल, 100 और मारो, लेकिन भाई आपकी एयरफोर्स कहां, मैं ये जानना चाहता हूं आपकी नेवी कहां है? और उसमें जब अपना सक्सेसर आप घोषित कर रहे हैं तो पूरी दुनिया को अपने आप संदेश जाता है कि आप इसको कैसे देख रहे हैं। ईरान पर हमले को लेकर बोले अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस, अगर ईरान ने हम पर हमला किया तो जवाब दिया जाएगा। हमने ईरान पर हमला नहीं किया है, हमने किसी नागरिक ठिकाने पर हमला नहीं किया है, हमने सिर्फ 3 परमाणु ठिकाने उड़ाए हैं, हमने किसी और जगह को निशाना नहीं बनाया। और अगर ऐसे में हमारे किसी जगह को निशाना बनाया जाता है तो फिर हम जवाब देंगे, जेडी वांस ने ये बात कह दी है। यहाँ ये भी जानना बहुत जरूरी है कि ये जेडी वांस जो कह रहे हैं, बाकी नेता जो कह रहे हैं और ट्रंप जो कह रहे हैं, ट्रंप कह रहे हैं लेट्स मेक ईरान ग्रेट अगेन, उसी में सब कुछ छिपा हुआ है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान, अभी ईरान के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई की योजना नहीं है। नेक्स्ट ब्रेकिंग फ्लैश कीजिए। अमेरिका और अमेरिकी हितों पर हमला मंजूर नहीं, अगर अमेरिका पर हमला किया तो परिणाम गंभीर होंगे। ये अब यहां से जो ये बॉम्बर्स के बॉम्ब गिराने के बाद जो बाकी बॉम्ब मुंह से गिरते हैं वो सब गिरने शुरू हो गए और अभी की हालत में ईरान के पास और उसके साथियों के पास कुछ दिख भी नहीं रहा है ऐसा कि वो आएंगे। साथी आएंगे नहीं, ईरान कुछ कर पाएगा नहीं। भाई साहब, पतीले के नीचे वाली जो खुरचन है ना, अब ये 1-2 दिन में, 5-10 दिन में, मतलब मैक्सिमम वीक, आप वीक 10 डेज लगा लीजिए, ये पतीले की खुरचन में आ जाएंगे ईरान के पास। तो अब ये कुछ करेंगे, हूथियों के थ्रू कुछ करेंगे, राइट? कुछ हो सकता है कि हिजबुल्लाह के कमांडर को 4 दिन पहले इजराइल ने निपटा दिया, किसी और आतंकवादी संगठन के थ्रू कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई अमेरिकन ट्रूप्स मरते हैं बाय द वे या नुकसान होता है, फिर अमेरिका वापस पलटवार करेगा। और मुझे लगता है इस बार अमेरिका को क्लियर हो गया कि अगर कोई भी आतंकवादी, देखिए भारत ने क्या करा, ऑपरेशन सिंदूर, बोला कि साहब ये तो ये जो पहलगाम पे अटैक हुआ, माफ करिएगा, पहलगाम पे अटैक हुआ, बोला कि साहब ये तो आतंकवादियों ने करा। जब पाकिस्तान ने कुरकुर करी तो फिर हमने उनके सैन्य ठिकानों पे मारा। यही चीज अमेरिका को भी क्लियर हो गई है, पहले से क्लियर थी, अब बिल्कुल क्लियर हो गई है। अटैक कोई भी करे, कोई भी करे अटैक, मार तेहरान को पड़ेगी, मार उसको पड़ेगी जो पाल रहा है, जो पाल रहा है ऐसे सांपों को, उसको मार पड़ेगी। ईरान की अमेरिका को धमकी, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का बयान, ईरानी सेना तय करेगी कि जवाबी कार्रवाई कब, कहां और कैसे। ये तब कहा जाता है, इस स्टेटमेंट का भी मायने समझ लीजिए, ये तब कहा जाता है जब आप तुरंत कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं होते, तब आप अपनी इज्जत यही कह के बचाते हैं कि हम कब, कहां, कैसे करेंगे, ये हमारी रणनीति को और हमें पता है। हम अभी कुछ नहीं कर पा रहे, अभी कुछ नहीं कर पा रहे और इनकी मिसाइलें खत्म हो रही हैं, इनकी सप्लाई चेन टूट चुकी है, पीछे से कोई सप्लाई आ नहीं रहा। जितने बचे कुचे हैं बम वो इस्तेमाल करके वीडियो बना रहे हैं भाई लोग, जो आप देख रहे थे। और इतना ही है, अब ये वीडियो बनवा लो इनसे। एक्चुअली ये बम भी नहीं है वीडियो में, ये तो AI वाला है। इसमें कोई नहीं लग रहा है किस टाइप का, ऐसे कैसे आप लॉन्च करते हैं? वो जो मिसाइलें जा रही हैं, कोई परेड थोड़ी ना हो रही है, ऐसा थोड़ी है दिवाली में कई रॉकेट में आपने आग लगा दी। मुझे भी डाउट है कि AI का है। आप बताइए, परेड थोड़ी ना हो रही है, लेकिन जारी किया गया है वहां से, तो इसका मतलब कोई दुश्मन आएगा मारता निकल जाएगा, मारता हुआ निकल जाएगा। अब देखिए जरा अगली खबर, न्यूक्लियर साइट पर हमले के बाद बौखलाया ईरान, खमेनेई ने सोशल मीडिया पर लिखा, दुश्मन ने बहुत बड़ा अपराध किया है, इजराइल को सजा मिलनी ही चाहिए, उसे सजा मिल भी रही है। खमेनेई ने अमेरिका का जिक्र तक नहीं, यही बात मैं कह रहा था, अमेरिका का नाम नहीं ले रहे, नाम नहीं ले रहे, क्योंकि मार वहीं से पड़ी है, दर्द वहीं से आया है। और एक और बात बता दूं, मुझे तो लगता है कि ईरान के अंदर चुपचाप एक तख्ता पलट की ऑलरेडी एक साजिश हो रखी है। जो नीचे वाले कमांडर हैं, उन्होंने खमेनेई को बोल दिया है कि ताऊ जी आप बगल वाली कुर्सी पे बैठो,
आप अदरक की चाय पियो, आप ट्वीट करो, लड़ाई वड़ाई हमारे ऊपर छोड़ दो। एक्चुअली मैं बता रहा हूं, जब मैं तख्ता पलट की बात कर रहा हूं, मैं पूरी रेजिम की बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि इसको संदेश मिल चुका है अपने कमांडर से कि सर आप कोने में बैठ के चाय पियो, अब आप ऐश करो, रिटायर हो जाओ। कि बंकर है, बंकर में 3 कमांडर है, वही 3 कमांडर रहते हैं, उन्हीं को बता देते हैं ये वाला संदेश अब ट्वीट कर दो। वो जाके बाहर किसी ऐसी जगह से जहां ट्वीट करने पे पकड़ में ना आए कहां से हुआ है, ऐसी जगह से ट्वीट कर देते हैं। तब तक वो 2 रहते हैं, फिर आ जाते हैं। उन्हीं में से किसी को इन्होंने अपना सक्सेसर बनाया है। मैंने तो बोला इनको, मैंने बोला था कि मैंने बोला भाई साहब, मैंने क्यों इनको बोला, ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, बाराबंकी के। हाँ जी। तो मैंने बोला भैया अपने यूपी वाले हैं, इनको सही सलाह दे दो। ये बुजुर्ग वर्ग जो हैं यहाँ पे, खमेनी साहब ये बाराबंकी के हैं ओरिजिनली। तो मैंने बोल दिया कि भाई साहब आप ट्वीट मत करो, यहूदी पीछे पड़े हुए हैं, वो सिग्नल पकड़ लेंगे आपका, और जहां पे मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन के ऊपर ही गिरेगी, फिर मोबाइल फोन के ऊपर गिरेगी। तो ये दिनेश, ये समझ लीजिए उन्होंने कमांडर अपने। ये अगली खबर देख लीजिए, आपका कमेंट लेता हूं। ईरान के एटमी साइट पर हमले को लेकर बड़ा खुलासा। सिर्फ फोर्डो को तबाह करना चाहते थे डोनाल्ड ट्रंप। तर्क देकर नेतन्याहू ने ट्रंप को तीनों साइट्स पर हमला करने के लिए मनाया। नेतन्याहू ने जोर देकर कहा था कि मिस्टर प्रेसिडेंट प्लीज फिनिश द जॉब, नॉट ओनली फोर्डो बल्कि बाकी 2 को भी फोड़ दो। हाँ, ये ऐसा है, ये क्यों फोर्डो भर करना चाहते हैं? बताइए, वो इस्फहान नातांज क्यों नहीं? नहीं, अब कुछ दिन बात हुई थी ना कि यहाँ इनका जब माइनिंग करके आपने केक बनाया, येलो केक, उसको लेके आप आए इस्फहान में, आपने वहां से यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड बनाया गैस, उसको लेके आप नतांज में गए और फोर्डो में गए। नतांज में जाके आपने उसको इनरिच किया, 60% पे लाए, वहां 90% लाने की व्यवस्था थी, तो आज तीनों मार दिया। लेकिन एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर आप देख लेंगे पहाड़ में छेद हो गया है, तो आप कहाँ छुपेंगे? पहाड़ में डर आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, और ऑपरेशन मिडनाइट हैमर को लेकर बड़ा खुलासा। 18 घंटे 40 मिनट की उड़ान के बाद अटैक। 12 किलोमीटर की ऊंचाई में B-2 बॉम्बर ने गिराए बॉम्ब। 7 B-2 बॉम्बर्स ने 14 बंकर बस्टर बॉम्ब गिराए। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मजाक में आपने खर्च बहुत कर दिया, रेडियो एक्टिविटी एक नहीं मिल रही। कहीं ऐसा तो नहीं है सब सरकार दिया गया माल? यही दिनेश, कई बार मैं बता चुका हूँ, आपने छेद किया 200 फुट, हाँ, और वहीं पे सब तबाही हो गई। उसके बाद आप फोड़ा आपने। सर थोड़ा बहुत तो मिलना चाहिए सिग्नल कि हाँ यहाँ अंदर कहीं। अरे आप 200 फुट पहाड़। लेकिन ये मेजर गौरव आर्य कह रहे हैं किसी को जाने तो दिया नहीं जा रहा है, क्या पता वहाँ छोटा मोटा मिलेगा, तो लीक करता हो छोटा सा, लेकिन वो अब पहाड़, जैसे सर ने कल बताया था कि जब आपने मारा वो अंदर जाके फटा 200, अब पूरा पहाड़ उसी के ऊपर गिर गया। अब बाहर आपको क्या दिखना है, वो तो दब गया उसके अंदर, ऊपर से छेद ही दिखेगा। और हाँ, और फिर वही बात है कि क्या ये अलाउ कर रहे हैं किसी को कि जाके, अगर खुले में होता तो रेडिएशन दिख जाता, ये खुले में तो है ही नहीं, तो पहाड़ के अंदर है फोटो। हाँ सही बात है, रेडिएशन ऐसे धुएं टाइप का तो दिखाई नहीं देगा कि आप देख लें दूर से आपको समझ में आ जाए। रेडिएशन तो पता चलते चलता है, या फिर राफेल ग्रॉसी बता दें तो अच्छी बात। साइंटिफिकली एक और बात है, साइंटिफिकली ये बात है बहुत जल्दी से आप अगर ऐसे इनरिचमेंट वाले उसमें डालते हैं प्रोसेसिंग यूनिट में, तब रेडिएशन नहीं भी होता है। कई बार रेडिएशन नहीं भी होता। ईरानी न्यूक्लियर साइट्स की नई तस्वीर से खुलासा। नतांज और इस्फहान एटमी साइट पर तबाही। नतांज परमाणु साइट पर 5 मीटर का गड्ढा, ये तो केवल दिख रहा है इससे ज्यादा बड़ा। इस्फहान परमाणु केंद्र पर भी दिख रहा है नुकसान। ये कई जगह गड्ढे दिखाई दे रहे हैं जिनको हवन कुंड कह रहे हैं अभी मेजर गौरव आर्य, और जिसमें इजराइल और बॉम्ब डाल के आहुतियां डालता जा रहा है। ये कुल मिलाकर प्रतिशोध की ज्वाला, ये अग्नि लगातार भड़क रही है, और अंदेशे ये हैं कि कहीं दूसरे मुल्क भी इसमें शामिल तो नहीं हो जाएंगे। अभी तक लगता तो नहीं है, सब अपना अपना हित देख रहे हैं, लेकिन कब कहां किसका दिमाग कुछ और सोचने लगे। खासतौर से आप ऐसे मुल्कों के बारे में भी जानते हैं जो ईरान के साथ खड़े हुए हैं, जहां अभी कुछ सोचा जाता है और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में कुछ और। प्रतिशोध क्या और खतरनाक हो सकता है। निगाह रहेगी। आज के लिए धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। जय हिंद।